गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, रिवाइज भी कर रहे होंगे, बस उम्मीद ही है। बाकी आप पता है, आप बेहतर जानते हो या ईश्वर जानते हैं। ध्यान रखना, जो मेहनत कर रहा है उसका उतना ही परिणाम मिलेगा। ईश्वर के यहाँ पे सब लेखा देखा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने समाप्त किया था क्या, मौर्य साम्राज्य। मौर्यों के बाद की अब स्थिति देखेंगे, कौन कौन सी वंश आए, कैसे कैसे उन्होंने काम किया। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर। मौर्यों से उत्तर, मौर्यों के बाद में कौन सा काल अब शुरू हो रहा है हमारा, मौर्योत्तर काल। तसल्ली से पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि अंतिम बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब ये सोच के पढ़ते हो कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, तो वो लंबा समय तक आपके मस्तिष्क में रहता है ना। चलिएगा, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी, तो हमने ये भी पढ़ा था, कौन सा वाला, टर्की वाला। ये सब हो गया है हमारा। और यहां से अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, कौन सा वाला, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में बात करें तो आपने एक बात देखी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, शुरुआत करी, पहले राजा हैं। और उसके बाद में सबसे अंतिम वाले कौन से आपके, बृहद्रथ। कौन है आपके, और बृहद्रथ को मारा है किसने, आपके पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मारा है और शुंग वंश की स्थापना करी है कब, 185 ईसा पूर्व में। अभी ईसवी में नहीं आए, ईसा पूर्व में ही हम। समय कौन सा है, मौर्य वंश की जो आपका जो है ना वो खत्म होता है 185 ईसा पूर्व में। और बृहद्रथ उस समय राजा है और उसको मारा किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और अपने ही नाम पे शुंग वंश की स्थापना कर दी है। तो पूछा जाएगा एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में, ठीक है, छोटी छोटी परीक्षा भी हो, ये अक्सर आता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी, उसके नाम ही में छुपा हुआ पुष्यमित्र शुंग ने करी। किसको मारा, आपका बृहद्रथ को मारा, अंतिम मौर्य शासक भी है। अब बात करेंगे शुंग वंश वाले, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई। एक चीज बताओ, अभी मारा कहाँ का राजा है, मौर्य जो है ना, अंतिम मौर्य शासक मारा है, वो कहाँ का है आपका, पाटलिपुत्र में ही थे। तो इनकी शुंग वंश की शुरुआती राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र ही है। लेकिन बाद में देखोगे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, विदिशा ले गए, वेशनगर विदिशा एमपी में ले गए, मध्य प्रदेश में ले गए। यहां तक समझ में आया। शुंग वंश की राजधानी सर शुरुआत में पाटलिपुत्र थी, वास्तव में देखोगे इनकी मेन राजधानी बाद में बनी कौन सी वाली, विदिशा। तो यहां से चीजें आपकी शुरू होंगी। देखते हैं क्या है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे। एक तो प्रश्न यही है कि इसकी स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने। दूसरी इसकी खासियत है कि इसने क्या करा, 2 अश्वमेध यज्ञ करे। अश्वमेध का मतलब क्या होता है आपका, अच्छा कुछ किताबों में गलत है, यहाँ पे मेघ कर रखा है, गलत होता है, मेध होता है, मेधा से बनता है। घोड़े की बुद्धि पे निर्भर करता था किस राज्य में जा रहा है, जिधर भी घूम जाए, और जिसने पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था, नहीं पकड़ा तो ये मान लिया जाता था कि वो राजा क्या है, उस राज्य में पहुंच गया, घोड़ा रोका नहीं, इसका मतलब वो अधीन हो गया तुम्हारे, ये माना जाता था। तो अश्व की मेधा पर निर्भर करता था, इसलिए ऐसे हवनों को क्या बोला जाता था, अश्वमेध यज्ञ बोला जाता था। साथ में एक और बात है, सांची स्तूप में पाषाण वेदिका का निर्माण भी करवाया पुष्यमित्र सिंह ने। शुंगों ने क्या करवाया, वेदिका बनी थी जो आपका होता है ना वो रेलिंग जैसी, पढ़ा था ना आपने सांची जब हमने पढ़ाया था। तो किसने आपके शुंग वंश के लोगों ने क्या करवाया, वो उसकी जो पाषाण वेदिका है, पत्थर की जो बाउंड्री सी बनवाई है, वो किसने बनवाई है, आपकी पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवा दी थी। शुंगों में किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। यहां तक बातें क्लियर हुई। अच्छा, ये सांची स्तूप कहाँ है, विदिशा, मतलब एमपी में ही है, ठीक है, यहां तक बात हो गई। आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न जो आगे देखने को आता है वो ये है कि इनका एक पुरोहित है जो बहुत फेमस है, वो है आपके पतंजलि। पतंजलि किसके राज पुरोहित हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी, तो महाभाष्य लिखी। अच्छा, महाभाष्य के बारे में यह है कि एक व्याकरण की बहुत बड़ी पुस्तक हुई है, बताओ कौन सी है, अष्टाध्यायी। किसने लिखी, पाणिनि ने। लेकिन उसमें जो है ना प्रॉपर रूप से आपका व्याकरण है, और उसको जो है ना उसके ऊपर जो गद्य या टीका, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी गई जिसको कहते हैं महाभाष्य। महाभाष्य क्या है, अष्टाध्यायी पे लिखी गई टीका। टीका कहते हैं गाइड बुक, कि कैसे अष्टाध्यायी को समझाया जाएगा। उसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, महाभाष्य। आपकी जो रेफरेंस बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसके लिए आप गाइड मार्केट से लेके आते हो, वो सब कुछ समझाती है इसमें क्या है, उसको इलेबोरेट करती है। उसी को अष्टाध्यायी को इलेबोरेट किया गया महाभाष्य में। महाभाष्य किसने लिखी, पतंजलि ने। लेकिन अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने।
दोनों बातें समझ में आ रही है? एक तो बात ये होगी, दूसरी बात क्या है, पहला यवन आक्रमण किसके टाइम पे हुआ? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ। अब यवनों ने आक्रमण कर दिया। यवन का मतलब क्या है? ये यूनानी क्षेत्र के लोग, है ना। सिकंदर क्या था? यवन था ना। तो यवनों का पहला आक्रमण देखने को मिलता है किसके टाइम पे? शुंग वंश में, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। और इनका पौत्र है, पुत्र नहीं पौत्र, नाती, उसका नाम क्या है आपका? वसुमित्र। वसुमित्र ने क्या कर दिया? उनका आक्रमण विफल कर दिया। यहां तक बात क्लियर हुई? अब यहीं से एक और चर्चा में आता है कि हेलियोडोरस कौन है आपका? यवन राजदूत है। आक्रमण हुआ किनका? यवनों का। फिर आक्रमण विफल कर दिया तो एक राजदूत भेजा, उसका नाम क्या है? हेलियोडोरस। किनका है? यवनों का राजदूत है, इसलिए बोलेंगे उसको यवन राजदूत है। कहानी लिंक होनी चाहिए, क्रम में है सब सारी चीजें। यवन राजदूत आता है जिसका नाम है हेलियोडोरस, और इसने क्या करा आपका? कौन से आपके शुंग शासक के टाइम पे आता है? वह है भागभद्र के विदिशा दरबार में आया। भागभद्र के विदिशा, अरे इनकी राजधानी कहां? विदिशा में। उनके दरबार में आया और इसने क्या करा? भागवत धर्म के सम्मान में स्तंभ का निर्माण करवाया। तो जो स्तंभ है वो क्या है? गरुड़ स्तंभ। भागवत का मतलब विष्णु से संबंधित है, ठीक है ना। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। यहां से कई प्रश्न बनेंगे, अभी हम करेंगे प्रश्न, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं आपका 75 बीसी में, अभी ईसवी नहीं आई, ईसा पूर्व ही चल रहा है। 75 ईसा पूर्व में 185 से शुरू हुआ है ये वंश, शुंग वंश, और 75 में बीसी में ही खत्म हो गया है। 150 शुरू हुआ, 75 में, अभी 0 तक पहुंचे नहीं है, ईसवी में नहीं है, एंटर करा। यहाँ पे अंतिम शासक है देवभूति। कौन नाम है? इसकी हत्या कर दी वासुदेव ने, और एक नया वंश स्थापित करा। कौन सा? कण्व वंश। कौन सा? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। और स्थापना करी। हालांकि ये जो कण्व वंश है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं चला, तब तक दूसरे आ गए। लेकिन इतना प्रश्न जरूर आ जाता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है आपका? वासुदेव। और अंतिम शुंग शासक देवभूति, उसकी हत्या किसने करी? वासुदेव ने। ऐसे करके प्रश्न रहेगा। ये हमारी लास्ट वाली लाइन होगी। फिर हम देखेंगे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ये कहाँ है? वेशनगर विदिशा में है, एमपी में पड़ता है। ये हमारी बात होगी। भागवत धर्म का जो देखने को मिलता है, भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी होती है वो कहां से होती है? गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से। किसके दरबार में आया? भागभद्र के दरबार में आया था, ठीक। ये कौन था? यवन राजदूत था। यवनों का पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, लेकिन उसके पौत्र वसुमित्र ने उसको विफल कर दिया। राजपुरोहित पतंजलि महाभाष्य लिखा, 2 अश्वमेध कराए, सांची स्तूप जो है ना उसकी वेदिका, पाषाण वेदिका, पत्थर की वेदिका बनवाई, ठीक है। उसके बाद में राजधानी इनकी 2 हो गई। ये सारी बातें हो गई। क्या हमारा क्लियर हुआ? रिवाइज हुआ? अब देखते हैं आपका कितना क्लियर हुआ। ये बताओ, ये शुंग वंश मौर्योत्तर काल में पहला वंश शुरू होगा, कौन सा होगा? शुंग वंश, क्योंकि मौर्यों के लास्ट राजा को मारा ही पुष्यमित्र शुंग ने। 185 बीसी की बात कर रहे हैं। शुंग वंश स्थापित हो गया, पुष्यमित्र शुंग ने शुरू करा है। और ये बताओ, इसने राजधानी पहली तो पाटलिपुत्र है, क्योंकि वहीं पे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र थी, ठीक है। दूसरी राजधानी कहां ले गए? बोलो सब, ठीक है, विदिशा ले गए। अब आगे हम पहला प्रश्न करेंगे, शुंग से उठा लेते हैं। शुंग ने 2 क्या कराए? अश्वमेध यज्ञ कराए, और क्या कराया? सांची स्तूप पे ले जाओ, उसकी पाषाण वेदिका बनवाई। उसके आगे बात करो, इसके पुरोहित पे आ जाओ। पुरोहित कौन थे? पतंजलि। क्या लिखा है इन्होंने? महाभाष्य लिखा है। और कुछ है इसमें? नहीं। इसी के टाइम पे क्या हुआ? यवन आक्रमण हुआ। इसके पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र, नाती ने क्या करा? क्या नाम है उसका? वसुमित्र। वसुमित्र, उसने क्या करा? उसको विफल कर दिया। अच्छा, ये विफल हो गया तो यवनों का राजदूत आ जाएगा। क्रम बना हुआ देखो, जो उसमें इन्फॉर्मेशन थी ना, मैंने क्रम में रखी है सर आपके लिए। यवन राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। अब यहाँ से उसकी कहानी शुरू कर दो। हेलियोडोरस ने क्या बनाया? गरुड़ स्तंभ। वो कहाँ है? विदिशा में है। किसके दरबार में है? विदिशा में, भागवत के दरबार में। अच्छा, इसने कौन से धर्म की बात करी? भागवत धर्म की, ठीक है, उसकी चर्चा करी। और क्या इसमें बताओ जल्दी से? फिर लास्ट में एक शासक है कौन? देवभूति, 75 बीसी में। इसको, इसकी अटैक कौन करेगा? वासुदेव। और एक नए वंश की स्थापना करेगा, कण्व वंश। क्लियर हुई बात है? बताओ इसमें क्या होता है? पहली बार में दिक्कत आती है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता है। बाद में तो हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। अच्छा, आपको लगता है आपका ब्रेन है पावरफुल? समस्या ये क्या, पढ़ते ही नहीं हो, फिर तुम कहते हो हमें आता नहीं है। कुछ नहीं भाई, तुम्हारा ब्रेन बहुत ताकतवर होता है। चलो ये दिखा देते हैं गरुड़ स्तंभ कैसा है। हेलियोडोरस वाला ये है, विष्णुनगर विदिशा में जाओगे तो इस पे ऊपर देखोगे इस तरीके से चीजें लिखी हुई है, बने हुए। गरुड़ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस का, किसका? हेलियोडोरस। अब हेलियोडोरस कौन है? यवन राजदूत। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारी बात हो गई। आगे चलते हैं अब अगले वंश पे, सातवाहन वंश। कौन सा? कण्व उतना ही था, ज्यादा चला ही नहीं। उसके बाद में एक नया वंश आ गया, कौन सा वाला? सातवाहन। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी रहते हैं, थोड़ी लंबी कहानी भी रहेंगी इसमें। इसको आंध्र वंश भी बोल देते हैं, आंध्र प्रदेश वाला है ना, आंध्र या सातवाहन। समझ वाली चीज है, आंध्र वंश या सातवाहन वंश। इसका उदय होता है कब आपका? अभी ईसवी में नहीं आए, 1st सेंचुरी बीसी चल रहा है। फिर से सुनो क्लियर, मैं डाउट में नहीं रखना चाहता हूं आपको, एकदम क्लियर बोल रहा हूं। ईसवी नहीं पहुंचा है, 1st सेंचुरी बीसी,
ईसा पूर्व में ही है। सातवाहन वंश का उदय होता है, कहाँ होगा देखो बताओ जल्दी से, होता है ऊपरी दक्कन में। दक्कन प्लेटू हमने पढ़ाया था ना, लेकिन उसके आपके उत्तरी दक्कन में होगा। कहाँ होगा हम बात करेंगे। वैसे तो नाम ही आंध्र से है उस वाले एरिया में, लेकिन पर्टिकुलर एरिया नहीं था। चलो इसकी स्थापना किसने करी, आपकी सिमुक ने करी। सबसे बड़ा प्रश्न रहता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी, सिमुक ने। 7 से सातवाहन, 7 से सिमुक, याद रहेगा। अब इनकी राजधानी अगर हम पुराने तरीके से बात करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ थी आपकी, प्रतिष्ठान या पैठन, दो नाम है। पुराना नाम है था प्रतिष्ठान और आधुनिक समय में इसको पैठन बोल देते हैं। पैठन कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। इनकी राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने, सातवाहनों ने, यानी आंध्र और महाराष्ट्र वाला ये जो एरिया पूरा आपका सातवाहनों का था। ठीक है, इसलिए आज के स्टेट को एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, काफी एरिया में फैले हुए थे। कहने का मतलब क्या, उत्तरी दक्कन में था ये, ऊपरी दक्कन में या उत्तरी दक्कन में एक ही बात है, महाराष्ट्र में थी। राज की भाषा इनकी प्राकृत है। इनकी राज की या स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, जैसे हमारी स्टेट लैंग्वेज कौन सी है बताओ जल्दी से। हिंदी है और इंग्लिश भी है। क्या है, हिंदी क्या है हमारी राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज होगी कि नहीं, फिर राष्ट्रभाषा, दोनों वहां तो अंतर है। तो इनकी स्टेट लैंग्वेज कौन सी आपकी, प्राकृत है। अच्छा, प्राकृत में एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है, एक रचना है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। क्या नाम है, ये प्रश्न बड़ी परीक्षा में पूछा गया पीसीएस वगैरह में भी। ठीक है, तो गाथा सप्तशती इसकी रचना किसने करी है, हाल ने करी है। हाल नाम है किसी का, हाल चाल आपको पूछ नहीं रहा है क्या, हाल कौन शासक है, ये सातवाहन शासक ही है। सुनो कमाल की बात है, इसलिए रचना पूछी जाती है। गाथा सप्तशती, फिर से बोलो, जो नाम टिपिकल होता है उसको 3-4 बार बोला करो। ठीक है, गाथा सप्तशती इसकी रचना करी है हाल ने। और ये हाल एक कवि होने के साथ साथ में शासक भी है, सातवाहन शासक, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। ये बहुत बड़ा कवि भी है, साथ में क्या है, विद्वानों का आश्रय जाता है, बहुत सारे विद्वानों को आश्रय देता था, आ जाओ, क्योंकि खुद कवि है तो वो जानता है, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप जैसे होते हो वैसे ही आपके मित्र बनते हैं, नहीं होता क्या, चोर लवारों के चोरों के, सुट्टाबाजों की सुट्टाबाजों, समझ में आ रही है ना चीजें, चुगलखोरों की चुगलखोर ही दोस्त बनेंगे। सीए हो गई सर आपकी बात समझ में आ गई। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। 3 बातें थी, बताओ बताओ क्या क्या बातें थी। पहली बात, सातवाहन वंश हमारा स्टार्ट होता है और इसकी स्थापना करी किसने, आपकी सिमुक ने। कब है टाइम बताओ जल्दी से। देखो हिस्ट्री का मतलब टाइम तो रहेगा, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, समय, समय का दिन, क्रोनोलॉजिकल स्टडी लंबा, 1st सेंचुरी बीसी। ठीक है, उत्तरी दक्कन, स्थान कहां है आपका, उत्तरी दक्कन। किसने स्थापना करी, सिमुक ने करी। राजधानी कहां बनाई, प्रतिष्ठान या पैठन। आधुनिक समय में कहा, महाराष्ट्र। एकदम क्लियर हो रहा है सर, आनंद आता है जब चीजें एकदम फिक्स होती है। तो इसके बाद में हम कहां चलेंगे, ये हमारी बात होगी। अगला पॉइंट कहां है जल्दी बताओ। अच्छा, इसको ब्रेन को परेशान करते हैं ना, इससे ब्रेन बढ़ता है। अब बताओ जल्दी से, दूसरा क्या था, इनकी क्या है, एक भाषा, कौन सी वाली, राज की भाषा क्या है, प्राकृत। मैंने हर चीज ना एक क्रम बनाया है, पहले भाषा आएगी, कौन सी, प्राकृत, उसी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। अच्छा, गाथा सप्तशती की लैंग्वेज क्या है, प्राकृत, उसमें लिखिए। ठीक है, प्राकृत है, गाथा सप्तशती लिखी किसने, हाल ने, एक बड़ा कवि होने के साथ साथ में। ठीक है, शासक है, सातवाहन शासक है, बस इतनी सी बात थी। राजधानी हमारी होगी, सब कुछ यही था, देख लो आप, यही तो था, ये सारी आपने बात बोल दी थी, फिर ये था। हो रहा है याद कि नहीं हो रहा, यही घर पे क्या करो, साइड में चीजें छुपा दिया करो या दूसरे से पूछा करो, टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। किसी भी परीक्षा की इतनी हैसियत नहीं है कि आपको रोक ले, पर हम अभ्यास ही नहीं करते। अगला आगे चलते हैं, सातवाहन ही आगे चलेगा ये। इसमें कुछ लोग हुए जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, आपने परीक्षाओं में पूछा हो, समझ प्रश्न आया भी होगा, क्योंकि इसमें सबसे प्रतापी राजा यही है सातवाहनों में। इससे पहले हम बात करेंगे इस वंश का प्रथम योग्य शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम। सतकर्णी नहीं, सातकर्णी ही है कई जगह पे, सातकर्णी नाम है। सातवाहन है ना ये, सुनो नाम ही सात रहेगा, सातवाहन नाम है ना, वहीं से सातकर्णी है। कई बार हम इसको कोलोक्वली क्या बोल देते हैं, सिंपली लैंग्वेज में हम सतकर्णी बोल देते हैं, बट असल में क्या है, सातकर्णी है। ठीक है ना, दोनों ही बातें बता रहा हूं। इस वंश का प्रथम योग्य शासक कौन है, तो आंसर रहेगा तब कौन सा रहेगा, सातकर्णी प्रथम। अच्छा, लेकिन इस वंश को जो ऐश्वर्य प्रदान किया, या इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ, जिसका नाम ज्यादा हुआ, कहते हैं ना इस वंश में एक राजा बताओ, तो वो राजा कौन है आपका, तो वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसमें गौतमी उनकी मम्मी का नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सतकर्णी या सातकर्णी। इसका टाइम कितना है, 1006 से लेकर के 1030 ईस्वी। हाँ, अब ये कहां पहुंच गए, आपके ईस्वी में पहुंच गए। सिमुक के बाद में बहुत सारे हुए, लेकिन अब टाइम कहां हो गया, 100 साल बाद में,
106 से लेकर के 130 तक ये रहा है। 6 से 30 तक कितना साल हो गए बताओ जल्दी से? लगभग 24 साल, है ना? लगभग 24 साल, इतने साल तक इसका शासन रहा है। और आप देखोगे ये हो गया ऐसा को दिया, यह सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। टाइम हमने बात कर ली। अब एक और प्रश्न रहेगा, ये जो पूछा जाता है, इसकी विजयों का उल्लेख, इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और विजय भी हुआ, इसकी विजयों का उल्लेख हमें कहां से देखने को मिलता है? इसकी मम्मी ने क्या लिखा? एक कहते ना अपने बेटे के तारीफ में कुछ शब्द लिखवा दिए, उसको कह देते हैं प्रशस्ति। अरे प्रशंसा लेख, उसको प्रशस्ति कह देते हैं। कहां लिखवाई सर? नासिक में लिखवाई। महाराष्ट्र में पड़ता है ना नासिक, ठीक है। तो मम्मी का नाम है गौतमी बलश्री। फिर से बोलो, गौतमी बलश्री। और उन्होंने कहां प्रशस्ति लिखवाई? नासिक में। उसी में उल्लेख है गौतमीपुत्र सत्यकर्णी की विजयों का। मैं प्रश्न बाद में करूंगा, अभी पहले हम सीख लेते हैं क्या है। इसको हटा करके करेंगे जिससे ब्रेन पे आपका प्रेशर रहे। अब इसका एक क्या है? एक अपोनेंट भी है, प्रतिद्वंदी भी है, जिसे चिढ़ता है। हर एक का रहता है कि नहीं? दुश्मन रहता है हर एक का, हर एक की स्टोरी में रहता भी है। मैं ना उससे बहुत चिढ़ूं, तो ये चीज है। इसका प्रतिद्वंदी है, उसका नाम क्या है? नाहपण। फिर से बोलो, क्या है? नाहपण। और ये शक शासक है। ये कौन है? सातवाहन। ये है शक। शक विदेशी लोग हैं, अभी आएंगे, इसके बाद में चैप्टर आएगा विदेशी शासन, तब उसमें करवाऊंगा। शक करवाऊंगा, कुषाण, हूण, इनको करवाऊंगा। अगला ही चैप्टर है ना, वो शायद कल हो जाएगा पूरा। उसके बाद में मंडे से हमारा शुरू होगा कौन सा? गुप्त साम्राज्य वाला। इस हिसाब से एक सलीके से आपका हिस्ट्री अब चलेगी। शक शासक है, और ये किस वंश का है? क्षयरात वंश का है। क्षयरात वंश का देखो, उसमें से बाद में बताऊंगा कितना याद रखना, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो पहली बार हम पूरा पढ़ेंगे। क्षयरात वंश का है। वो कहते हैं कि गौतमीपुत्र सत्यकर्णी ने यह दावा किया कि मैंने क्षयरात वंश को पूरा नष्ट कर दिया, क्योंकि इसका दुश्मन था। दुश्मन का नाम है नाहपण, ठीक है। नाहपण से ना पंगा ले लिया था सातकर्णी ने, ठीक है, ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक साक्ष्य है या नहीं है। अब कुल मिला के आ जाते हैं इसके पुत्र पे। इसका टाइम खत्म करो और आगे चलो इतिहास में। इसका पुत्र है जिसका नाम क्या है आपका? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अब देखो टाइम क्या है? 130 खत्म होगा, वहीं से शुरू होगा इसका। 130 से 54 यानी 24 साल ये भी है लगभग। बाप बेटे दोनों। हम जानबूझ के लिंक कर रहे हैं। तो 30 में यहां से है तो दोनों की डेट याद हो जाएगी। 130 को याद रख लो। 130 से 24 पहले जाएंगे तो लगभग 106, है ना। और इधर जाएंगे तो 154, दोनों हो जाएगा कि नहीं? 24 का खेल चल रहा है। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये लिंक कर देती है, डेट याद हो जाती है। पुत्र का नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। उपाधि धारण करी इसने दक्षिणा पथेश्वर। दक्षिणा पथेश्वर की आपकी उपाधि किसने धारण करी? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। एग्जाम में आ जाए और जिनने नहीं पढ़ा उसको लगेगा ये तो बहुत कठिन है यार, इसके लिए तो क्या करें, कहां से दे दिया, बाहर से दे दिया, यहां से, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसी का बेटा है, वो बड़ा नाम है। इसने उपाधि धारण करी दक्षिणा पथेश्वर की। दक्षिणा पथेश्वर की, दक्षिण के पथ का ईश्वर, दक्षिणा पथेश्वर, ठीक। इसका पौराणिक नाम क्या है? पुलुमा। पौराणिक का मतलब पुराणों में क्या दे रखा है? पुराणों में इसका नाम क्या दे रखा है? पुलुमा। पुराणों के अनुसार पुलुमा किसका नाम था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का। यहां से याद रख लेना। अब बात करेंगे कि इसका विवाह हुआ, और विवाह हुआ रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से। उससे नहीं हुआ, रुद्रदामन से नहीं हुआ, उसकी पुत्री से हुआ। जरा रुक जाओ। अब बात करेंगे सर ये रुद्रदामन कौन है? ये रुद्रदामन कौन है आपका? ये शक राजा है, ये विदेशी है, ठीक है। इसकी पुत्री से विवाह हो गया और इसका टाइम कब है? 130 से 150 के बीच में। इसका कब से कब है राजा बना? 130 सेम टाइम पे राजा बने, रुद्रदामन आ गया। और ये शक शासक है विदेशियों में से। और कमाल की बात देखो, अपने दामाद पे ही 2 आक्रमण करें। देखो शक शासक, वो कौन सा शक? यहां से प्रश्न क्यों का मतलब है, मैंने जगह जगह क्वेश्चन छोड़ दिए, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। वो कौन सा शक शासक है जिसने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण नाश नहीं कर रहा उनका? अरे भाई दामाद है इसलिए मारेगा थोड़े ना। कल को उसकी बेटी कहेगी ठीक है पप्पा ये सही है तुम्हारा, है? उनका नाश नहीं करा, लेकिन 2 बार क्या करा? पराजित जरूर करा। उनको दिखा दिया उसमें रहना तुम, क्या कहते हैं उसको? तात में, है ना, वो तात में है, औकात होता है, व्हाटएवर।
अरे वो थोड़ा मस्ती में कर रहा था, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। चलो ये हमारी बात सारी समझ में आ गई, तो हम इसको करते हैं। ध्यान क्या रखना है, पहला पुनर्जीवित, फिर विजय, ये सब ये कहानी हो गई आपकी। 3 पॉइंट है मेन रूप से। अब बताओ सर कहां पे पहुंचे। इस वंश का प्रथम योग्य शासक कौन है? सातकर्णी प्रथम। लेकिन इस वंश को सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसने प्रदान करा? गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहीं से लिंक करो, यहां से क्या लिंक करो, सतकर्णी की बात होगी। इसकी विजयों का जो वर्णन है या उल्लेख देखने को मिलता है वो कहां? नासिक प्रशस्ति से मिलता है। और नासिक प्रशस्ति किसने बनवाई? इसकी मम्मी का नाम क्या? गौतमी बलश्री ने। क्या हो गया? अब दूसरी लाइन कौन सी है बताओ जल्दी से इसमें। सतकर्णी के बारे नीचे था ना, तो दोनों को मिलाकर के था वो। चलो करो कोई बात नहीं, लाइव उसमें अंतर भी तो होना चाहिए। यहाँ जो है ना जो सुलझ के हम पढ़ते हैं, जैसे कल जो हमने जैसे याद करा वहां थोड़े ना, वहां तो काट कूट के तो नहीं डाला जाएगा, यही तो है और कुछ है भी। इसका प्रतिद्वंदी कौन है सर आपका? लापड़। लापड़ है कहते हैं। और किस वंश का है? शक नहीं है, ऐसे ही कुछ करके नाम है। हालांकि इसको याद नहीं रखना, मैं भी नहीं याद रखता हूँ। देखो कहां पहुंच गए आपके, ये देखो चेरात वंश। इसके डर के मारे चेहरा मार गया चेरात, अभी याद रखेंगे। चलो ठीक है। दक्षिणेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी आपकी? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, चलो घर पे कर लेना। ओके, रुद्रदमन का जो दामाद है ये सब होगी पता है। चलते हैं आपके आगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं सर आपका कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन है किस वंश का? सातवाहन का। तो उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। प्रश्न आएगा सीधा सीधा कि सातवाहन वंश का अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। एक और है कि वो कौन सा वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा की शुरू की, परंपरा की शुरुआत की या परंपरा शुरू की? परंपरा शुरू की, देने की परंपरा शुरू की। सही तो है, मुझे लग रहा है वाक्य में कुछ त्रुटि है। उस आंसर क्या है सर आपका? सातवाहन। अरे उसी का टॉपिक ही तो चल रहा है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको दिया था? गोलमेक को। गोलमेक, गांव से गोलमेक, ध्यान रखना, इसको सौंपा। और एक गोलमेक कौन होता था? सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ये अपने पास एक टुकड़ी रखता था सेना की, गोलमेक। सातवाहनों के प्रशासन में गोलमेक एक भूमिका निभाता है, जो क्या है आपका? एक सैनिक टुकड़ी का क्या है? प्रधान है, और जिसको क्या है? गांव का प्रशासन संभालता था वो। ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव का आपका मुद्राओं का प्रचलन जो अक्सर देखने को मिलता है, सातवाहनों वाली मुद्रा पूछी जाती है। चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। स्पेशली पूछी जाती है सीसा और पोटीन की। चांदी तांबा तो औरों ने भी चलाए, कांसे भी चलाए, लेकिन सीसा और पोटीन पूछे जाते हैं। सीसा और पोटीन किसकी मुद्रा है आपकी? सातवाहनों की। सात से सातवाहन, सात से सीसा, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। एक और है पोटीन सर। पोटीन क्या है सर आपका? मिश्र धातु है ये क्या है आपका? मिश्र धातु है। और किससे मिलकर बनती है? तांबा, सीसा और एक और होता है टिन। तांबा, सीसा और टिन आपको दिख रहा है क्या? वो दिखाने के लिए लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि ये इनकी मुद्रा तो यही है। क्योंकि आप गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, क्योंकि बाद में तुम्हारे दिमाग में मरे कि टिन भी इनकी वो है। नहीं, टिन नहीं है, पोटीन है। मेन कौन सी ध्यान रखनी? सीसा और पोटीन। गुड। अब चलते हैं। इस काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? भड़ौच है। इस काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भड़ौच। आज के समय में उसको भरूच बोला जाता है। भरूच एक जिला है, कहाँ पे? आपके गुजरात में। गुजरात में भरूच जिला पड़ता है। और कहते हैं पहले बंदरगाह था, लेकिन अभी जो नर्मदा पे बांध बन गया ना, नर्मदा के मुहाने पे, एक्चुअली नर्मदा से यहाँ पे पानी वगैरह मिलता भी था, मुहाने पे था, यही आते थे, फिर चीजें आपकी चली जाती थी। क्योंकि इस पे डैम वगैरह बन गया तो उतना आपका काम का रहा नहीं है बंदरगाह। मेरी बात समझ आ रही है ना? चलो, तो ये गुजरात में पड़ता है। ये सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। प्रमुख उपलब्धियों में बात करें तो कार्ले चैत्य बनवाए सातवाहनों ने। कार्ले चैत्य सर शुरुआत किसी और ने करी थी, लेकिन फिनिश किसने करा? सातवाहनों ने करा। अमरावती कला का विकास भी करा सातवाहनों ने। अच्छा, यहीं से हमारा एक लेके चलते हैं। कार्ले चैत्य को मैंने थोड़ा इलेबोरेट करा यहाँ पे। कार्ले गुफाएं पुणे में पड़ती है। ये कार्ले चैत्य कहाँ है? चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य से मतलब है चिता, और इसका संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। जहाँ भगवान बुद्ध की जो रेलिक्स हैं, अवशेष हैं, उनको कहीं रखा गया है और वहीं पे ग्रह बनाए गए, उनको कहते हैं चैत्य ग्रह। और दूसरे होते हैं क्या आपके? विहार। विहार क्या होते हैं? जो साधु संतों के रहने के आपके स्थान, उनको विहार कहा जाता है।
और चैत्य होते हैं पूजा ग्रह। चैत्य क्या है? वर्शिप प्लेसेस हैं, बौद्धिज्म में रहते हैं। तो वही है कार्ले चैत्य, क्या है आपका पूजा ग्रह। कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। अब प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा चैत्य ग्रह कौन सा है? तो कार्ले। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है एवं सुरक्षित भी है। बड़ा होने के साथ साथ में अभी सेफ भी है। इसका निर्माण कराया था कुनित वारमोरा ने। इसका निर्माण ऐसा कहा जाता है संभवतः कुनित वारमोरा ने कराया था। संभवतः शब्द आ जाए तो छोड़ दो, क्योंकि एग्जामिनर भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि अभी वो भी क्लियर नहीं है इतिहास वाले। लेकिन ये कंप्लीट पता है कि इसको निर्माण कंप्लीट किसने करवाया? तो सातवाहनों ने करवाया था। ऐसे है, इसलिए सातवाहनों की उपलब्धियों में ये भी है कि कार्ले चैत्य, उसके निर्माण, अमरावती कला का विकास, इन सब का करा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो कार्ले की गुफाएं हैं, ये प्राचीन जो व्यापारिक मार्ग है उस पर बीच में पड़ती है। अब मेरे प्रश्न ये बताओ, अंतिम सातवाहनों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन है? ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा शुरू की सातवाहनों ने। हालांकि एक बात और रहती है, इन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही नहीं दी, बौद्ध भिक्षुओं को भी दी थी। देखो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं संबंध इनका। कार्ले चैत्य का विकास करवाया इन्होंने। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौन देखता था? गॉलमेट, जो कि सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। इनकी मुद्राओं कौन सी मुद्राएं चलाई इन्होंने? चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की। मेन से ध्यान रखना, सीसा, पोटीन। इस काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बड़ौच, कहां है? गुजरात में। प्रमुख उपलब्धियां कार्ले चैत्य, अमरावती कला। ये आपको दिखाते हैं। ये तो गड़बड़ कर दिया इसने, ऊपर से दिखाना था इसको। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं। कार्ले चैत्य ये देखने नहीं दिया उसने, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे स्तूप बना रहता है और ऐसे करके एंट्री है उसमें, उसका जो गेट है ना, देखने नहीं दिया। अब चलते हैं आगे। चेदी वंश, अगला वंश कौन सा आपका? इससे पहले हमने कितने वंश पढ़ लिए? सबसे पहले हमने शुंग वंश पढ़ा, उसके बाद में हमने सातवाहन, उसके बाद में हम आगे चेदी। चेदी राजवंश की बात करें तो महामेघवाहन, क्या नाम है? महामेघवाहन, इसने इसकी स्थापना करी। चेदी वंश की ऐसा माना जाता है, इसीलिए चेदी वंश को कई बार महामेघवाहन वंश भी बोल दिया जाता है। महामेघवाहन वंश, अरे जैसे पुष्यमित्र शुंग के नाम पे शुंग वंश है ना, इसलिए इसके नाम पे महामेघवाहन वंश भी बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, महामेघवाहन वंश का मतलब चेदी वंशी है। और चेदी कहां के ही है? कलिंग क्षेत्र में ये था। कलिंग बोले तो उड़ीसा वाला क्षेत्र। सातवाहनों के टाइम पे ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यही टाइम है सातवाहनों का। ये वाली बात होगी, कलिंग क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। संस्थापक कौन है? महामेघवाहन है। दूसरी बात यहां से शुरू होगी आपका, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है चेदी वंश का? तो वो है आपका खारवेल। हालांकि महाभारत काल में चेदी नरेश जो हुए, या महाजनपद काल में जो चेदी जो है ना, चेदी, उसकी राजधानी क्या थी महाजनपद काल में? बताओ, सुक्तिमती, है ना। और उसका संबंध बताया जाता है किससे? आपके शिशुपाल से। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? खारवेल। शक्तिशाली शासक खारवेल है। इसने आपके दक्कन के प्रदेशों को जीता, और इसकी जानकारी, या तमिल क्षेत्र को जीता। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। क्या है आपका? गुम्फा का मतलब गुफा ही है, लेकिन उस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? गुम्फा। गुफा नहीं बोलते, वो गुम्फा बोलते हैं। तो दोनों गलत नहीं है। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इसलिए क्योंकि उसके सामने हाथी पाया गया था, इसलिए उसको हाथी गुम्फा बोल दिया गया। कहां पे पड़ता है? उदयगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उदयगिरी की पहाड़ियां कहां है आपके? उड़ीसा में। नीलगिरी, हाँ इधर। कहां पे आपके? महाराष्ट्र वाले से। अच्छा, शिवालिक आपका हिमालय से आपकी जुड़ी है। अरावली आपका है, ये उधर राजस्थान साइड में। तो चारों तरफ आपकी ये पहाड़ियां। ये हमारी बात होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है आपका? हाथी गुम्फा। और यहाँ पे जो अभिलेख है इस तरीके से लिखा हुआ है। और किसके बारे में लिखा हुआ सर बताओ जल्दी से? खारवेल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारी बात सारी, तो देखिएगा। थैंक यू। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मौर्योत्तर काल हमारा समाप्त होता है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे थोड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपकी रिवीजन करेंगे ऑफलाइन।